अमेरिका ने ईरान पर ब्लॉकेड लगाने के बाद सैंक्शंस का ऐलान किया है और सैंक्शंस में कुछ नए तरीके के सैंक्शंस इस बार लगाए जा रहे हैं। मकसद ईरान की इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है। ईरान की तरफ से सख्त रिएक्शन सामने आया है। ईरान ने उन मुल्कों को भी वार्निंग दी है जो इस सैंक्शंस में अमेरिका का साथ देंगे। चाइना का किस तरह का रिएक्शन और बिहेवियर होगा इस फेज़ में, और चाइना किस तरह की पॉलिसी और कार्रवाई कर सकता है, इन पहलुओं का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम रूबरू में। प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं सौरभ कुमार शाही। तो इस ब्लॉकेड और उसके बाद ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की तरफ से बहुत ही सख्त सैंक्शंस के ऐलान के बाद जो हालात हैं उस पर हम बात करेंगे सौरभ कुमार शाही साहब से। देखेंगे कि ये किस तरह का फेज़ है, इसके क्या डायमेंशंस हैं, क्या असर होगा, ईरान का क्या जवाब होगा। शाही साहब, रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद इस प्रोग्राम में हम एक साथ जमा हो रहे हैं, वरना आपका वीलॉग तो जाहिर है पाबंदी से आ रहा था और ऑडियंस तक पहुंच रहा था। रूबरू में हम एक फासले के बाद दोबारा इकट्ठा हुए हैं, तो बहुत स्वागत है आपका जी। शाही साहब, जो ऐलान किया गया अमेरिका की तरफ से, ब्लॉकेड का तो ऐलान पहले हो चुका था और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया कि ईरान के ख़िलाफ़ हम एक सख्त पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पाबंदियां बहुत सख्त होंगी और ये कि बहुत अच्छा मौका था, ईरान ने गंवा दिया, जो उन्होंने पोस्ट डाली ट्रूथ सोशल पे। और उसके बाद फिर जो बातें आई वो इस तरह की कि जो मुल्क भी ईरान से किसी तरह का कोऑपरेशन करेगा, किसी मुल्क का फाइनेंशियल सिस्टम अगर कुछ है सपोर्ट कर रहा है या कोऑपरेट कर रहा है, पोर्ट्स एयरपोर्ट्स अगर हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये किस तरह का सैंक्शन लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और किस तरह की धमकी दे रहे हैं? देखिए, अव्वल तो ये है कि धमकी अगर आप देखें तो उससे आपको अंदाजा होता है कि मिलिट्री मैनूवर तो फेल होगा, क्योंकि अगर मिलिट्री मैनूवर फेल नहीं होता तो ये बातें नहीं कह रहे होते। वो अटैक की बात कर रहे होते और कहते कि फिर से हम अटैक करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। जाहिर है कि जब आप रिपोर्ट्स देखते हैं कि उनके पास मिसाइल्स कितनी बची हैं और वो तमाम चीज़ें, तो उससे आपको अंदाजा होता है कि दो चीज़ें हो रही हैं। अव्वल तो ये कि मिसाइल्स जो हैं वो बड़े अलार्मिंग तरीके से उनकी जो है वो डिप्लीट हुई हैं, और इनमें दोनों किस्म की मिसाइल्स हैं, जो सरफेस टू एयर बैटरीज हैं, यानी जो डिफेंसिव मिसाइल्स हैं वो भी, और ऑफेंसिव मिसाइल्स हैं वो भी। ऑफेंसिव मिसाइल्स जाए कि अभी, और लेकिन ऐसा नहीं है कि मिसाइल्स इतनी खत्म हो गई हैं कि वो हमला कर ही नहीं सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ये है कि अब वो उस स्थिति पे पहुंचे हुए हैं जहां पे कि वो जो रिटेलिएशन ईरान की तरफ से है उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, उसको रोकने में वो नाकामयाब रहेंगे। उसको यानी ये जो लास्ट राउंड अभी अटैक्स हुए जिसमें कि उर्दून और उन जगहों पे अटैक हुआ, तो वो उससे वाज़ेह हो गया कि ये कर नहीं सकते। और उसके बाद फिर आपने सुना ही होगा कि कैंप डेविड में मीटिंग हुई थी, वहां पर इन्होंने झाड़ लगाई उसको पीट हेग्सेथ को, और पीट हेग्सेथ ने अपने डिप्टी के ऊपर में डाल दिया। वो तमाम चीजें चल रही। लेकिन ऑब्वियसली वो ये भी सोचते हैं कि जनरल जनता के नज़र में जो अमेरिकी जनता है या जो दुनिया में अमेरिका का वक़ार जो इससे कम हो रहा है, कि उनको लग रहा है कि लोग जंग हार रहे हैं, तो उसको कैसे रिस्टोर किया जाए। तो ये फिर वही मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन जो है आपको नजर आ रहा है। फर्क ये है कि जो कंट्रीज हैं उनको साथ में धमकी दी जा रही है। प्राइमरी ये है कि भाई आज के दिन में ईरान का 90% ट्रेड जो है वो चाइना के साथ अगर ट्रेड है, तो फिर ये तो चाइना के ऊपर जब तक सेकेंडरी सैंक्शंस जो है अमेरिका नहीं लगाएगा, तो फिर बाकियों के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये कि जो लैंड रूट्स हैं उसमें इतनी चीजें हैं मौजूद, इतने रास्ते, चोर रास्ता इतना मौजूद है कि इसको यानी सरकमवेट किया जाए। लेकिन जो प्राइमरी इसमें मोटिव है वो यही है कि जो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है और जो दुनिया की ऑडियंस है, जिसने ये वॉर ऑफ चॉइस को देखा, जिसने अमेरिका के पावर को सर्टेन तरीके से परसीव करना है, उसको ये बताना कि वॉर चालू है बट इन अनदर वे। यानी
वो अस्करी तौर पे उसको ना देखा जाए, जंग के तौर पे ना देखा जाए, पर ये चीज जो है हम अपने तरीके से कर रहे हैं। मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन पिछले उसमें भी इनका लास्ट में देखा गया था। तब मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन मिलिट्री कैंपेन का अल्टरनेटिव माना जा रहा था कि पहले ये करके देखा जाएगा फिर मिलिट्री कैंपेन। अब मिलिट्री कैंपेन पहले करके देख लिया गया और उससे कुछ अचीव नहीं हो रहा है, तो ये कैंपेन। तो इसमें एक फिर ऑप्शन ईरान के पास ये है सबसे बड़ा कि वो इस चीज को, यानी ये जो मिलिट्री कैंपेन के बाद जो इन्होंने कोशिश की है उसको टर्न अराउंड कर दे, यानी वो मिलिट्री प्रेशर एग्जर्ट करे। जब अमेरिका मिलिट्री प्रेशर जो है वो उसको प्रेफर नहीं कर रहा है, तब ईरान को यह है कि वो मिलिट्री प्रेशर की तरफ जाए, उसको एग्जर्ट करे, ताकि बैटलफील्ड ये ना हो जो अमेरिका डिसाइड, बैटलफील्ड वो जो ईरान डिसाइड करे। ये एक मेजर फर्क जो है वो आप इसमें जो सैंक्शंस की बात आपने बड़ा अच्छा इशारा किया चाइना के जो कि वो उस पर किस तरह का सैंक्शन लगाता है, जो सेकेंडरी सैंक्शंस है। चाइना के एक ये देखने में आया कि एक अभी एक रिसेंटली एक चीज़ देखने में आई कि उसने सिंगापुर की एक कंपनी को उसके ख़िलाफ़ वहाँ की कोर्ट ने एक रूलिंग दी और सैंक्शंस ही उसका मुद्दा था कि आप सैंक्शंस की को फॉलो नहीं कर सकते, जो सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो चीन इस मामले को, एक तो ईरान चीन ताल्लुकात एक तो एक चीज़ हो गई, दूसरा एक चीज़ ये देखने में आई कि वो अपनी सॉवरेंटी का भी मामला इसे समझता है कि उसको इस तरह से वो कंट्रोल करे कोई कि आप किसके साथ ट्रेड करेंगे, किसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। आप इस एंगल को कितना अहम और सीरियस मानते हैं, यानी चाइना इस मामले में अप्रोच उसकी किस तरह की होगी और है कैसी अभी? जब ये इम्प्लीमेंट नया वाला जो नए कानून जो चाइना ने बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए थे, तो हमने अपने दर्शकों के लिए एक वीडियो किया भी था, इनफैक्ट चीन से इस पर ही वीडियो किया था कि ये कैसे हो रहा है। तो इसमें दो चीज़ है। अव्वल तो ये है कि इतने सालों तक चाइना रिटेलिएशन नहीं कर रहा था, और रिटेलिएशन नहीं कर रहा था, साथ में ही बात ये भी था कि रिटेलिएशन के लिए उसके पास टूल्स भी नहीं। यानी कानून में अब ऐसा तो है नहीं कि वो डोनाल्ड ट्रंप तो है नहीं कि आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कुछ बोल दिया, बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया, कि मतलब वो एक मजाक जो है, वो कोई भी चीज चीनी मजाक में तो करते नहीं। सही। तो उन्होंने पहले क्या किया, धीरे धीरे कई मरहलों में इस काम को किया कि पहले उन्होंने इस कानून को दांत दिए, मजबूत किया। अभी दो जो कानून है, एक तो जो सैंक्शंस वाला डिस्क्रिमिनेशन का एक्ट है, और जो फॉरेन ट्रेड वाला है, दोनों में अब इन्होंने ऐसे प्रावधान डाले हैं, ऐसे वो डाले हैं कि ये जो है अब रिटेलिएट कर सकते हैं। और ऑलरेडी जो आप सिंगापुर वाला कह रहे हैं वो भी एक केस चल रहा था कोर्ट में, और इसके अलावा एक यूरोपियन कंट्री का भी एक केस चल रहा था, वो भी एक इसी को लेके चल रहा था। और दुनिया की नजर उस कोर्ट के वर्डिक्ट पे थी कि ये कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आता है। हालांकि जब कानून उस हिसाब से बदल ही दिए गए थे, तो फिर तो सबको पता ही था कि कोर्ट इसमें क्या बोलने वाला है, क्योंकि भाई कानून जब नहीं था तो कोर्ट पे आपका एतमाद नहीं था। एतमाद नहीं था मतलब कि आपको पता था कि कोर्ट करेगा क्या, कोई कानून तो होनी चाहिए ना जिसके बेसिस पे वो फैसला देगा, अगर आपके हक में भी फैसला हो। अब जब ये हो गया है तो उनको पता है कि भाई कोर्ट ये फैसला जो है वो दे सकता, तो कोर्ट अब ये फैसला उसने उस लिहाज से दिया। तो दो चीज है। अव्वल तो ये है कि अगर आपने एक वाटर टाइट एक कानून बनाया है, या एक इकोसिस्टम वाटर टाइट बनाया है, जिसमें अब आप वो फॉरेन कंपनीज जो अमेरिका के यूनिलैटरल सैंक्शंस को मानती हैं, उसके लिए अब आप सिचुएशन को मजीद वो करना है, यानी सीरियस बना रहे हैं। अभी तक क्या था, अमेरिका कैसे वो सैंक्शंस को मानता था क्योंकि दूसरी तरफ से उसको कोई डर नहीं था। अब जब आपने काउंटर सैंक्शंस उसके ऊपर लगा दिए, तो सडनली अब उसके पास दो सैंक्शंस के डर। चाइना इसमें कहां इफेक्टिव होता है कि अभी तक ये था कि भाई आपने सैंक्शन नहीं लगाया, अमेरिका के डर से उसने मान लिया। अब उसको चाइना का भी डर है, क्योंकि दुनिया की कोई कंपनी हो, वो चीनी मार्केट को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि चीन सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का। पॉपुलेशन के लिहाज से भारत से नीचे है, लेकिन चूंकि पर कैपिटा इनकम में भारत से इतना ज्यादा है कि एज अ मार्केट इट इज अ मच बिगर मार्केट
फॉर एनी फॉरेन कंपनी। तो फर्ज करें कि टोयोटा को अपनी गाड़ी बेचनी है, तमाम सैंक्शंस के बावजूद, तमाम डोमेस्टिक जो वो हैं सेल्स हैं उसके बावजूद भी टोयोटा हाई एंड गाड़ी जितना इंडिया में बेच सकता है उससे ज्यादा उसको बेचनी है चाइना में। तो अब उसे ये डर है कि अब वो यूनिलैटरल सैंक्शन नहीं मान सकता क्योंकि सडनली उसकी सेल जो है जीरो हो सकती है ना। तो ये प्रावधान अब उसने बनाया है चाइना ने, तो अब उसको वो वाटर टाइट करना चाहता है। अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शन रेजीम जो ईरान के अगेंस्ट है उसको मान के वो अपने ही बनाए हुए वाटर टाइट जो एक उसने बनाया है पूरा इकोसिस्टम, उसके अंदर वो छेद नहीं करना चाहता। दूसरा ये कि वो बार बार देख रहा है कि एलाइज जो भी उसके हैं या फॉर्मल उसके साथ कोई डील हो या ना हो, लेकिन जो भी उसके एलाइज हैं अगर एक के बाद एक अमेरिका उसको पनिश करता जाएगा और वो कोलैप्स करते जाएंगे तो चाइना विल फेस टू प्रॉब्लम्स। अव्वल तो ये कि वो किस एलाई की हेल्प लेगा अगर इस तरह का कोई फर्दर सिचुएशन आता है वर्ल्ड में, और दूसरा ये कि उस पर फिर ट्रस्ट कौन करे कि भाई लॉन्ग टर्म कोई आपके साथ डील क्यों करेगा अगर उसको ये लगता है कि आप वक्त पे उसके काम न आए। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, उसके पीछे रीजन भी तो ये है ना, बहुत बड़ा रीजन ये है कि तमाम ऐसे देश जो उसके एलाइज वो मार खा के पिट के भी उसके साथ लगे हुए। अब देखिए दिल्ली पिट रहा है ये पर्शियन गल्फ वाले कंट्री, लेकिन फिर भी उसके साथ लगे हुए हैं क्योंकि उसको लगता है कि कुछ ना कुछ तो मुझे इससे मिल रहा है, बाकियों से मुझे कुछ नहीं मिल। यही अमेरिका को सुपर पावर कराता है। अगर चाइना अपने आप को एक सुपर पावर की तरह देखता है और वो अमेरिका के इस हेजेमोनी को रिप्लेस करने की कोशिश करता है तो उसको ये चीज सुदृढ़ करनी पड़ेगी। हालांकि फॉरेन मिनिस्ट्री से उनका बयान आ ही गया, मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे ही बयान आ गया था इसके कि भाई अब सेकेंडरी सैंक्शन इलीगल है, उसको हम मानते नहीं। तो आई थिंक वो अब उस रास्ते पे वो आगे निकल चुके हैं। वो एक ऑलरेडी वाटर टाइट लॉ एक इंस्ट्रूमेंट अपने मतलब हथियार तो उन्होंने अपना बना लिया है कि जिससे वो इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उसको वो बहुत ज्यादा उसको अंडरमाइन होने देंगे। मतलब ये दूसरे के मफादात में, ईरान के इंटरेस्ट में तो है, ये अपने इंटरेस्ट में उनके साथ। ईरान की तरफ से इस पे रिएक्शन तो आया ही, और सबसे अहम रिएक्शन आया मोहसिन रज़ाई की तरफ से, जनरल मोहसिन रज़ाई, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी। उन्होंने दो बातें इसमें बड़ी अहम कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो मुल्क भी इस तरह के सैंक्शंस में अमेरिका से कोऑपरेट करेगा, पहले तो हम उससे बात करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और वक्त देंगे, लेकिन अगर वो इसमें साथ देते हैं तो हम इन मुल्कों के इंटरेस्ट को अटैक करेंगे। उनका ख़ास तौर पे इशारा इस रीजन के जो पर्शियन गल्फ़ के ममालिक हैं ख़ास तौर पे उनकी बात कर रहे थे। दूसरी बात उन्होंने एक और ये कही कि इस पूरे पर्शियन गल्फ़ से, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिर्फ बात नहीं, पूरे पर्शियन गल्फ़ से ऑयल फिर बाहर नहीं निकल पाएगा, हम बाहर नहीं जाने देंगे। आप इस बयान को अगर इलेबोरेट करें कि क्या मकसद है, किस तरह की वार्निंग दे रहे हैं और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके मद्देनज़र है अगर इलाके के मुल्क अमेरिका का साथ देते हैं। देखिए, पहला इशारा तो यूएई पे है, बहुत क्लियर है कि ये भी नहीं है कि पर्शियन गल्फ के बाकी कि किसी और देश के साथ उस तरह के फिनेंशियल ट्रांजैक्शन वाली भाई प्राइमरी कंडुइट ये जो सैंक्शंस है इसको बाईपास करने का तो हमेशा से यूएई रहा है। और ऐसा नहीं है कि यूएई ऐसा करके कोई एहसान कर रहा था ईरान के ऊपर में, क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि आबू धाबी के पास तेल है, दुबई के पास कुछ नहीं। कि कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि 20% उसके जीडीपी का इसी बात पे डिपेंड करता है, दुबई के जीडीपी का, ना कि यूएई के जीडीपी। इस बात पे डिपेंड करता था कि वो कैसे बाईपास कर रहा है ईरान के सैंक्शंस को कैसे, और जाहिर है उसमें उसको फायदा हो रहा है। सैंक्शन बाईपास मैकेनिज्म जो होता है उसमें जो बाईपासिंग कंट्री है उसको तो फायदा है, तभी तो उसको मिल रहा है। हालांकि उसने ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। आप सबको, हम लोगों को पता है कि ये जनवरी में जो दंगे हुए उससे पहले जो ये स्कार्सिटी क्रिएट की गई, एक जो डॉलर की स्कार्सिटी क्रिएट की गई, वो डॉलर की स्कार्सिटी जो है मैन मेड थी और वो इसलिए क्रिएट
हुआ क्योंकि ईरान हैड पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट यूएई के मैकेनिज्म पे था और यूएई ने साजिश करके ये स्कार्सिटी क्रिएट की, जो हम सब देख रहे हैं, हमने इन सब लोगों ने कबूल भी कर लिया है। अभी भी जब ये मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन वाले ने उस दिन वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना लेते हुए कि हम पे 2 मिसाइल उसने मारे हैं और उसने ये शुरू की, तो इनफैक्ट अगर ईरान उस मैकेनिज्म को यूज नहीं कर सकता, उधर से ट्रेड नहीं कर सकता, तो ईरान के लिए यूएई की कोई यूटिलिटी नहीं। दूसरा ये है कि यूएई बहुत ही ऐसे सिचुएशन में है कि जिसको उसके पास बहुत ज्यादा कोई ऑप्शंस हैं नहीं। अभी कल आपने वीडियो देखा होगा कि कुछ ऑयल टैंक्स के ऊपर में उन्होंने वो जालियां शालियां लगाई हैं ड्रोन अटैक को रोकने के लिए, फलाना ढिमकाना के लिए जी। वो जालियां ड्रोन रोक सकती हैं, मिसाइल नहीं रोक सकती। वो मिसाइल जो है, मिसाइल के लिए वो कुछ भी नहीं है, वो जाके उसको हिट कर सकता है। अव्वल ये। दूसरा ये है कि ये जो वो इकबाल का वो शेर याद आता है कि जो साखे नाजुक पे आशियाना होगा नापायदार होगा। वो नाजुक आशियाना जो है, ये लिटरली ये जो देश हैं ये सारे यहाँ के, वो रेत पे, मतलब वो अंग्रेजी में जो हम लोग जुमला कहते हैं लिटरली एंड अदरवाइज, कि दोनों हिसाब से वो नापायदार, वो जो उनका बेस है नापायदार है, वो है। तो अव्वल तो ये होगा कि अगर आप की पूरी इकोनॉमी परसेप्शन पे चलती है, तो मुझे लगता है कि 4 मिसाइल लगने के बाद 1 मिलियन लोग जो हैं एयरपोर्ट पे मौजूद होंगे कि भाई हमको यहाँ से भागना है, हम इसमें नहीं हो सकते। अभी तक किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ईरान ने निशाना बनाया नहीं, लेकिन अगर वो वाली बात है कि ईरान को अगर ये लगता है कि वी कैन नॉट ट्रेड एंड दिस माइट लीड टू आवर इकोनॉमिक कोलैप्स, तो फिर वो इस रीजन में कोई भी इस रीजन में नहीं रह सकता। एक याद रखें, रशिया के तरफ से मेरे ख्याल से कई लोगों ने ये बात एक बार कही थी न्यूक्लियर वेपन को लेके, कि जब ये लोगों ने कहा था कि ऐसा ना हो कि नाटो जो है वो न्यूक्लियर वेपन चला दे रशिया पे और ये रशिया खत्म हो जाएगी। तो रशिया की तरफ से एक बयान आया था कि इफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव रशिया इन इट then the world has no use। वो एक इशारे में इशारा था कि अगर इस दुनिया में रशिया नहीं है तो फिर इस दुनिया के रहने की कोई जरूरत भी नहीं है। जी, तो वो उसको अब चले वो अब ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो नहीं है, लेकिन अगर उसी को आप पैराफ्रेज करेंगे इसके हिसाब से, यानी पैराफ्रेजिंग आप करेंगे इकोनॉमिक उसके हिसाब से, तो वही है कि इफ ईरान कैन नॉट ट्रेड देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी ट्रेड इन द पर्शियन गल्फ। तो अव्वल तो वो चीज है, तो उनको टारगेट किया जाएगा। दूसरा एक ये भी है कि जैसा मैंने पहले वाले सवाल में कहा कि ईरान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो डिपेंडेंट हो अमेरिका पे, कि वो डिसाइड करे कि वॉर का फील्ड क्या होगा, एग्जैक्टली वॉर कहाँ लड़ी जाएगी, जंग का मैदान क्या होगा, ये अमेरिका डिसाइड करेगा। तो फिर वो अमेरिका के हक में हो कि उसको जब मन किया हमला किया, उसको जब मन किया ये। ईरान का नेक्स्ट एक्सकेलेशन ये होगा कि ईरान डिसाइड करेगा कि जंग का मैदान सिर्फ इक़्तिसादी वो रहेगा या उसके मिलिट्री एस्पेक्ट भी रहे। अमेरिका अभी चाहता है कि जंग का मैदान ऐसा हो कि इक़्तिसादी बहरान जो है वो आ जाए ईरान के अंदर में, लेकिन अगर ईरान डिसाइड करता है कि जंग का मैदान दोनों होगा, तो फिर ये फर्दर प्रॉब्लम अमेरिका के लिए क्रिएट करता है। दूसरा ये है कि मीडिया मैनिपुलेट करने की वो कोशिश करते हैं कि दिन के 40 टैंकर निकल गए, 20 टैंकर निकल गए, 48 टैंकर निकल गए। अगर उसमें कोई सच्चाई नहीं है, यानी उन टैंकर्स के उतने बड़ी तादाद में निकलने के, तो इसका मतलब है कि ये चीज जो है वो ऑलरेडी ईरान कंटिन्यू कर सकता है, ये ब्लॉकेज जो है हॉर्मुज़ का वो कर सकता है। अमेरिका को इस ब्लॉकेड को क्रिएट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे हर महीने खर्च होते हैं, क्योंकि अमेरिका वहाँ फिजिकली मौजूद नहीं है, उसका पूरा बेड़ा वहाँ पे जा रहा है, उसके बहुत जहाज जा रहे हैं, और सीरियस लेवल पे इंटरडिक्शन जो कहते हैं वो करने के लिए उसको जिस मिलिट्री माइट की जरूरत है और जिस इकोनॉमिक माइट की जरूरत है, वो जो हर महीने आपको वहां पे चाहिए होगा, उसके लिए अमेरिका कितना कमिटेड है ये भी देखना होगा, कंसीडरिंग कि उनके अपने इक़्तिसादी
वो देख लीजिए उनके यहाँ पहुंचा हुआ है। जो आप नजर आ रही है आपको लगातार उनके मार्केट में कि हाई एंड जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उसके यील्ड के क्या हो रहा है, या जो डेट सीलिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, 40 ट्रिलियन के आसपास में पहुंच चुकी है। तो ये दोनों तरफ के जिसको कह सकते हैं कि प्रिपेयर्डनेस, और दोनों में कौन कितना पेन उठाने को तैयार है, इसके तरफ ये चीज जा रही है। अब अल्टीमेटली इसी पे ये दारोमदार है कि इस बात पे पूरे जंग का दारोमदार है कि कौन पेन को कितना झेल सकता। शाही साहब, जो टकराव हुआ, फौजी टकराव हुआ, और उसका जो नतीजा आया सामने, उससे तो ये पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम, उन्होंने ये जो प्लान शुरू किया, बहुत बड़ा इन्होंने गैम्बल किया और तैयारी उसकी नहीं थी उनके पास, और बहुत सी चीज़ों को उन्होंने सही से असेसमेंट नहीं था उनका, और नतीजा जो आया वो सामने है। अब इस वक्त भी जो ब्लॉकेड लगा हुआ है या सैंक्शंस लगा हुआ है और इकोनॉमी को क्रैश करने की जो कोशिश है अमेरिका की तरफ से, उसमें भी ये देखने में आ रहा है कि ईरान एक तरफा तौर पर पेन ईरान को पहुंचे ऐसा नहीं है, बल्कि इकोनॉमी यहाँ पर चूँकि रीजन ऐसा है कि उसका असर फिर पूरी दुनिया पे, इवन अमेरिका पे पड़ रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो प्लान अमेरिका लेके आया है और डोनाल्ड ट्रंप की टीम जो लेके आई है, क्या सोच समझ के लेके आए हैं, या बस यूं ही कि भाई कुछ भी नहीं तो कम से कम यही सही? देखिए, प्लान तो ये इम्प्लीमेंट करते हुए बनाते जाते, मतलब ये वैसा होता है कि इनका कोई प्लानिंग होता नहीं है। आप इसने वॉर में भी आपने देखा कि सारा स्टेप जो है वो इन्होंने डिसीजन लेते हुए, मतलब जब ऑलरेडी डिसीजन लेके कोई डिसीजन फेल हो रहा था तो वो उसी वक्त प्लानिंग कर रहे थे। यानी वो नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई भी प्लानिंग करते हैं तो प्लान ए है, बी है, सी है, डी है, आप 4-5 सिनेरियो डिजाइन करते हैं। वो सिनेरियो ए नहीं हुआ तो बी को इम्प्लीमेंट किया, बी नहीं हुआ तो सी को इम्प्लीमेंट किया। वो सिनेरियो वगैरह तो इन्होंने कोई प्लान, क्योंकि वो आप पूरी एडमिनिस्ट्रेशन देखें, वो कोई उसमें काबिल लोग तो बैठा हुआ है नहीं, उसमें तो सारे नाकाबिल लोग हैं। जो काबिल लोग हैं वो इनका विरोध करते रहे, तो चूंकि वो जो विरोध करता है उसको निकाल ही देते हैं, और विरोध करने वाले जो हैं वो काबिल लोग हैं, तो काबिल लोग ही निकलते जा रहे हैं और वो सिर्फ लोग आ रहे हैं जो कि नाकाबिल हैं। तो जाहिर है कि वो स्टेप दर स्टेप, वो मतलब यानी वो जिसको कहते हैं कि चलते हुए प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग करके नहीं चल, वो चीज तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। तो अब देखना है कि भाई अब इसमें ये आगे कहाँ तक जाता है, ये इसमें इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आपने एक दिन ऐलान कर दिया, दूसरे दिन आप गुहार लगा रहे हैं चाइना से कि आप इसमें हमारा साथ दें। भाई कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? चाइना अपने उस पर क्या करेगा? चाइना को ये क्या दे रहे हैं उसके बदले में? अगर उसको बहुत ज्यादा कंसेशन चाइना को दे रहे हैं तो वो ज्यादा उनके लिए नुकसानदेह है बनिस्बत इसके कि इनको कंसेशन दे दें। तो ये बहुत सारी चीज ऐसी है कि मतलब अब चाइना तो आपका सिविलाइजेशनल एनिमी है कि भाई आपको बहुत ज्यादा उसको कोई कंसेशन देंगे तो आप ऐसे ही हार रहे हैं और फर्दर हारेंगे। ईरान के साथ आपका सिविलाइजेशनल कोई झगड़ा नहीं है, आप एक दूसरे के आसपास भी नहीं है, ना उस तरह का कोई झगड़ा है कि भाई आपको ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन है कि आपको मार के खत्म कर देगा। तो ये भी एक आपको देखना पड़ेगा कि हम उसको क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर तो ये जो ये नवंबर वाले चुनाव है वो जीत जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी वो धांधली वगैरह की है, उसके सीट को किस तरह से, हल्कों को किस तरह से डिजाइन किया जाए, उन सारे में। तो जैसा पहले लग रहा था कि ये बिल्कुल हार ही जाएंगे, वैसा नहीं हो सकता है कि ये एक आध सीट की इनको बहुमत आ जाए। तो अगर बहुमत आ जाएगी तो फिर ये क्या करेंगे? या फिर वो 4-5 महीने में थोड़ी मिसाइल जमा करके फिर ये नवंबर में एक मैसिव बॉम्बार्डमेंट जो है वो ईरान की करने की कोशिश करेंगे। ये कहाँ जाएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन बात अब ये सिर्फ पॉलिटिकल ही उस पर नहीं रह गई है कि इसके असरात जो हैं वो क्या होने वाले हैं। जब यानी जब जंग हो रही होगी, सॉरी जब इलेक्शन हो रहा होगा, तो इलेक्शन पे जो असरात हैं उसके सिर्फ वही नहीं देखने को मिलेंगे, ओवरऑल जो जनरल इकोनॉमी पे उसके असरात देखने को मिल रहे हैं वो बड़े भयावह हैं। कि आपने येन को देखा, किस तरह से येन में इंटरवीन इन्होंने किया और कोशिश की उसको ये करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया इनसे। वापस से येन जो है वो कर रहा है, अपने बॉन्ड को, शॉर्ट टर्म बॉन्ड को खरीद के लॉन्ग टर्म बॉन्ड को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। तो वो एक जादू टोना वाली हर चीज हर दिन कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। और एक पॉइंट आएगा जब, हालांकि क्योंकि इनको फायदा एक ही होता है कि रिपब्लिकन पार्टी ही मूर्खों की पार्टी, तो जाहिर है कि उसकी मेजोरिटी जो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव भी हैं वो भी
उनको कोई आईक्यू बहुत ज्यादा नहीं, तो उनको ये चीजें समझ में आए कि वो क्या डैमेज क्रिएट कर रहा है। लेकिन अब चूंकि मान लीजिए आपके पास 218 रिप्रेजेंटेटिव, उसमें से 10 को भी अगर समझ में आ गई कि भाई ये चीज जो है हमारे लिए नुकसानदेह है, तो वो वोट कर देगा। अगर असेंबली में, तो आपकी मेजोरिटी तो जो है वो 12 और 18 यानी 6 की मेजोरिटी है, 212 और 218। तो उससे तो वो वापस क्या कहते हैं कि आप वहां, तो इन चीजों का इनको एडिशनल अब जो है वो कंसर्न देखने को मिल रहा है। अदरवाइज जैसा मैंने कहा, प्लानिंग जैसी कोई चीज नजर नहीं आती। शाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने कई पॉइंट्स डिस्कस किए। आगे जो डेवलपमेंट्स होंगे वो फिर आपकी मदद से उसकी एक कोई क्लियर तस्वीर ऑडियंस के सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। तो अगले प्रोग्राम तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।